इट्स योर लाइफ मेक इट लार्ज, ये टैगलाइन जो फेमस सीडी कंपनी की टैगलाइन है, फिट होती है डीएचएफएल के केस में। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर्स कपिल वाधवान और धीरज वाधवान, जिनके केस में 34,615 करोड़ का स्कैम सामने आया। बात है जनवरी 2019 की। कोबरा पोस्ट ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया था और समझ में मुझे नहीं आया कि उस समय आरबीआई, क्योंकि दीवान हाउसिंग फाइनेंस एक एनबीएफसी है, उस समय तक आरबीआई क्या कर रहा था। आज हम इस वीडियो में डिटेल स्टोरी को समझेंगे और किस तरीके से सेबी ने एक्शन लिया। Hello everyone, welcome to iExamBee. My name is Chandra Prakash Joshi. We at iExamBee make your job preparation 50% faster. We unfold your potential by highlighting your strength. और ये सक्सेस का मंत्र है, आपको लाइफ में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए पहले हमें इसके बिजनेस को समझना है। डीएचएफएल एक एनबीएफसी है, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, जो आरबीआई से लाइसेंस्ड होती है और ये एक लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में। किसी भी एक एनबीएफसी की तरह यहाँ पर ये एनबीएफसी लोन देने का काम करती है और स्पेशलाइज्ड है हाउसिंग फाइनेंस में। हाउसिंग फाइनेंस में काम करने के लिए एनएसबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो एक आरबीआई ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, वहां से भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। डीएचएफएल के पास ऑफ कोर्स वो भी है। हाउसिंग फाइनेंस में काम करने की वजह से ये एक रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी हो गई। अगर आप नहीं जानते तो ये जान लीजिए कि एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मोस्टली जो पैसा लेती हैं वो बैंकों से लोन लेती हैं और आगे यहाँ पर बात हो रही है हाउसिंग फाइनेंस के लिए, ये आगे लोन देती हैं बैंकों से। अगर उन्होंने 8% पर लोन लिया है तो वो कस्टमर्स को 12-13% पर लोन देंगे और बीच में यहाँ पर ये मार्जिन कमाती हैं। डिफरेंस ये है बैंक और एनबीएफसीज में। ये आप एग्जाम पर्पस के लिए याद रखिए कि बैंक डिपॉजिट ले सकते हैं। नंबर 2, बैंक हिस्सा है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का। अगर आप ऐसे समझिए कि एनबीएफसी को चेक इशू करने का राइट नहीं है तो ये बहुत क्लियर कट डिफरेंस होगा। बाकी फिर हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीएचएफएल की। ये एक आरबीआई लाइसेंस कंपनी है। अगर आप 2017-18 के फाइनेंशियल देखिए, क्योंकि 19 में कोबरा पोस्ट ने जब इसको हाईलाइट किया, उससे पहले देखिए 8,795 करोड़ इसकी नेटवर्थ थी और उस समय इसने बैंक से 96,000 करोड़ प्लस का लोन लिया हुआ था, जिसमें 31,312 करोड़ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स डिवेंचर्स के फॉर्म में लिया हुआ है एंड 36,963 करोड़ लिया हुआ था बैंक से लोन। 2,965 करोड़ की है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, जो फॉरेन से मनी बोरो किया है, और 2,848 करोड़ लिया हुआ है एनएसबी से। उस समय कंपनी ने 84,000 करोड़ प्लस के लोन दिए हुए हैं। जो 36,000 करोड़ प्लस लिया है वो 36 बैंक से लिया हुआ है, जिसमें बड़ा लोन मिला है नेशनलाइज बैंक। सारे बड़े नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और प्राइवेट बैंक भी जैसे एचडीएफसी बैंक और यस बैंक इन्वॉल्व हैं, जो डीएचएफएल को लोन दे रहे हैं। बड़े ही डेयरिंग तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये स्कैम किया शेल कंपनीज बना के। शेल कंपनीज वो फिक्सियस कंपनीज होती हैं जिनमें एक्चुअल में कुछ ऑपरेशंस नहीं होते हैं। कंपनीज के अंदर कंपनीज और कंपनीज बना के जो कंपनी के एक्चुअल डायरेक्टर्स हैं, जो एक्चुअल प्रोमोटर्स हैं, उनका पता नहीं चलता। और यहाँ पर ऐसी 45 कंपनीज को लोन दिया गया 14,282 करोड़ का, और इसमें से 34 कंपनीज वाधवान ग्रुप से रिलेटेड हैं। वाधवान ग्रुप जो डीएचएफएल के ओनरशिप रखता है। इन कंपनीज में 10,000 करोड़ से ऊपर का लोन दिया गया। अगर आपने मेरा सहारा स्कैम वाली स्टोरी सुनी हो, सहारा ग्रुप की भी कंपनीज को 11 कंपनीज वहां पर भी थी जहां पर 3,700 करोड़ का लोन दिया गया। और खास बात ये होती थी, इन लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, कोलेटरल नहीं होती थी। अगर आपको फाइनेंस बैंकिंग समझ में आती है तो कहीं भी कोई लोन दिया जाता है तो लोन के अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी होती है। वो लैंड हो सकती है, वो फैक्ट्री हो सकती है, वो बिल्डिंग हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकते हैं। अगर आप कार लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपकी कार को गिरवी रख लेता है। अगर आप हाउसिंग लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपका हाउस गिरवी रख लेता है। लेकिन यहाँ पे केवल इन लोगों की पर्सनल गारंटी पे, इन जो फिक्सियस कंपनीज के प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी पर्सनल गारंटी पे ये लोन दे दिए गए और बात हो रही है लोन हजारों करोड़ रुपए की। कोबरा पोस्ट ने ये बात को आइडेंटिफाई किया। उससे पहले आरबीआई ने अपनी इंस्पेक्शन में क्यों इन बात को नहीं आइडेंटिफाई किया, ये बात समझ में नहीं आती है।
और हो सकता है आरबीआई ने इंटरनली इसको आइडेंटिफाई किया हो और ये ना सोचा हो कि इतने बड़े स्केल का मैशअप चल रहा है, क्योंकि ये जो कंपनीज थी, ये जो 45 कंपनीज थी, इनके पीछे की स्टोरी समझ में नहीं आ रही थी। इन्होंने इन कंपनीज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन भी दी हुई है। भारत से बाहर इन कंपनीज के माध्यम से वाधवान ग्रुप ने करीब 4000 करोड़ के एसेट्स क्रिएट कर लिए। आपके मन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा, ये एनबीएफसी है तो इसमें आरबीआई एक्शन नहीं ले रहा है, सेबी कहां से बीच में पिक्चर में आ गया? फॉर एनी लिस्टेड कंपनी सेबी हैज अथॉरिटी टू टेक द मैटर इन इट्स हैंड, बिकॉज ये एक लिस्टेड कंपनी भी है। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी 2022 में। सितंबर 2022 में डीएचएफएल के 12 डायरेक्टर्स को सिक्योरिटीज मार्केट एक्सेस करने से बैन लगा दिया। ये 4 मुख्य रूप से एक्शन लिए गए सेबी द्वारा। पहला, ऑडिट किया गया, फॉरेंसिक रिव्यू किया गया अकाउंट्स का डीएचएफएल के, और ये पाया गया कि फंड डाइवर्जेंस हुए हैं। बहुत सारी बातें पब्लिक से छिपाई गई हैं, जबकि एक लिस्टेड कंपनी है। नंबर 2, सेबी ने यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का भी रोल पाया, क्योंकि उन्होंने डीएचएफएल की रेटिंग को डाउनग्रेड नहीं किया था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी सेबी के जुरिडिक्शन में आती हैं। नंबर 3, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि डीएचएफएल एक लिस्टेड कंपनी है, सेबी ने यहाँ पर इंश्योर किया कि अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ठीक से हो रहे हैं, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस पूरी की जा रही है, कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। और नंबर 4, सेबी ने यहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की। सेबी अपने आप में, क्योंकि कॉस्टली जुडिशियल बॉडी है, सेबी ने डीएचएफएल के प्रमोटर्स के खिलाफ एक्शन लिया। और क्योंकि एनबीएफसी है यहाँ पे, डीएचएफएल आरबीआई के साथ भी कोऑर्डिनेट किया कि इस पे प्रॉपर एक्शन लिया जाए। जून 20, 2022 को सीबीआई ने, जहां भी मामला फ्रॉड का होता है तो मामला फिर सीबीआई के पास चला जाता है, सीबीआई ने डीएचएफएल के खिलाफ एफआईआर फाइल की। कपिल वाधवान और धीरज वाधवान पर उसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया। ईडी ने भी इन्वेस्टिगेशन चालू किया, इनको अरेस्ट कर लिया गया। 15 अक्टूबर 2022 को चार्जशीट फाइल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको बेल देने से इनकार कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 7 पुलिस वालों को भी अरेस्ट किया गया अगस्त 2023 में, क्योंकि ये वाधवान ब्रदर्स को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। एक टीवी जर्नलिस्ट ने ये चीज पब्लिश कर दी। अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। बड़े ताज्जुब की और बड़े शर्म की बात है कि इतनी बड़ी कंपनियां, लिस्टेड कंपनीज, रेपुटेड फर्म हमारे देश में इस तरीके के बड़े लेवल पे फाइनेंशियल फ्रॉड कर लेते हैं। इसमें डिपॉजिटर्स का पैसा, क्योंकि बैंक के माध्यम से एनबीएफसी में पैसा होता है, और इन्वेस्टर्स का पैसा जो लिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों का पैसा रिस्क पे आ जाता है। आरबीआई, सेबी जैसे स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर को भी तब पता लगता है जब मार्केट में कहीं से कोई इन फ्रॉड्स को हाईलाइट करता है। इस केस में हाईलाइट किया कोबरा पोस्ट ने। आपके कुछ और प्रश्न है इस पे तो प्लीज आस्क इन द कमेंट। द पर्पज ऑफ डूइंग दीज स्टोरीज टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द रेगुलेशन वर्क्स, व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉड्स आर देयर, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग इन दीज प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सेबी। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। We at iExamBee are here to make your job preparation 50% faster. Wish you all the best.